जितने भी प्यारे बच्चे 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों देख सकते हैं इस वीडियो में हम जो आपका विज्ञान में फिजिक्स जो आपका पाठ है फिजिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं आज की इस वीडियो में, जो कि आप फिजिक्स से 25 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। कितने नंबर का आपका फिजिक्स आता है? तो 25 नंबर का आपका विज्ञान में आता है और 25 नंबर आज की इस वीडियो से एकदम खलास होने वाला है, एकदम खलास होने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं जो कि इन प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं। तो 29 फरवरी को फिजिक्स का जो पेपर होगा उसमें से यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पे, फिर बात करेंगे मानव नेत्र, फिर बात करेंगे विद्युत क्षेत्र। इस तरह हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को, ठीक है ना। तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके, चैनल पर यदि नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः हमें 4/3 एवं 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या क्या दिया है। कह रहे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दे दिया है। तो लिखेंगे कि ANW, ये ANW क्या दर्शा रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और ये दर्शा रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ANW यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। तो जल का कांच के सापेक्ष यानी जल का कांच के सापेक्ष हमको पूछ रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है? GNW पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? GNW पूछ रहा है हमसे। तो इसका फार्मूला होता है ANW बट्टा में ANG होता है, जो कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं फार्मूला, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले पर आपको रख देना है मान 4/3 अपान में 3/2। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऊपर चला जाएगा 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 8/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हम 2 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी पहले से मौजूद है प्यारे बच्चे। 2 नंबर प्रश्न है कि यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक, यहाँ पर सभी के अपवर्तनांक दे दिया गया है। मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 1.44 और तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 और क्या है जल के अपवर्तनांक 1.33 है। तो कह रहा है कि इनमें से कि चाल किसमें सबसे अधिक होगी? इनमें प्रकाश की चाल सबसे किसमें अधिक होगी? तो प्यारे बच्चों इनमें प्रकाश की चाल किसमें अधिक होती है? आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रकाश का उस माध्यम में तेजी से चलेगा। प्रकाश जो होता है किस माध्यम में तेजी से चलेगा? जिसमें उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जिसमें उनका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसी में क्या होता है? प्रकाश तेजी से गमन करता है, तेजी से उसी में चलता है, ठीक है ना। तो इन तीनों में जल का अपवर्तनांक जो है सबसे कम है। इन तीनों में सबसे अपवर्तनांक किसका कम है प्यारे बच्चों? तो जल का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.33 जो है जल का अपवर्तनांक इन तीनों में सबसे कम है। तारपीन के तेल से भी कम है और मिट्टी का तेल से भी कम है जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसी में प्रकाश का वेग अधिक रूप से गमन करता है, ठीक है ना, अधिक चाल से। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर बहुविकल्पी में भी आ सकता है। इनमें से कौन? तो आपको मार देना है 1.33, ठीक है ना। इसको विस्तार रूप से लिख देंगे कि प्रकाश उस माध्यम में तेजी से चलेगा किसमें? जिसमें अपवर्तनांक सबसे कम है। जिसमें जल का अपवर्तनांक इसमें सबसे कम है तो जल में सबसे अधिक चलेगा। इन तीनों में से जल का अपवर्तनांक जो है सबसे कम है प्यारे बच्चों। इन तीनों में जल का अपवर्तनांक जो है सबसे कम है, इसलिए प्रकाश की जो चाल होगी जल में सबसे अधिक होगी। क्या होगी? जल में सबसे अधिक होगी प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न पर हम बात करें 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का आक्रांतिक कोण 45 अंश है तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों काफी महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न है, आपको एग्जाम में हर हाल में देखने को मिलेगा। यदि इस वीडियो को मिस करते हैं तो समझिए
कि 29 फरवरी को नंबर को आप मिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नंबर मिस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इस वीडियो को आप लोग नहीं मिस कर रहे हैं, आप लोग नंबर को मिस कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए और आप 29 फरवरी को जाइए तो क्वेश्चन को फोड़ कर आइए। तो प्यारे बच्चों क्या दिया है कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्णांक हमको क्या ज्ञात करना है कि द्रव का अपर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दे दिया है कि वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश। आप सभी को पता होना चाहिए कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्णांक क्या होता है, यानी कि n इक्वल टू क्या होता है 1/sin c होता है। क्या प्यारा होता है प्यारे बच्चों? तो n इक्वल टू 1/sin c होता है, ठीक है ना। आपको कोण दे दिया है 45 अंश, आपको कोण क्या दे दिया है 45 अंश दे दिया है। तो 1/में sin 45 अंश का मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? तो 1/में sin 45 अंश का मान 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? केवल √2 होगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आंसर मौजूद है प्यारे बच्चों। ये आपका रहा इसका आंसर, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न 4 नंबर पर बात करें कि उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थिति वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति की आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए, ठीक है ना। उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। आपको किरण आरेख के द्वारा बताना है और व्याख्या भी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बताते हैं व्याख्या के रूप में कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है सदाई हुई वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। और ध्रुव व फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है ना। ध्रुव व फोकस के बीच में बनेगा, तो उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, इस चित्र के सहारे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हूँ कि उत्तल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब सदाई हुई वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं। 5 नंबर आपका प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति का आकार तथा प्रकृति की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों जो दिया है उसे सबसे पहले लिखिए और जो गणना करने को कह रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए और अच्छी तरह से इसको हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, तो यहाँ पर फोकस दूरी F इक्वल टू प्यारे बच्चों दे दिया है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दर्पण जो है किस प्रकार का दर्पण है। तो प्यारे बच्चों ये दर्पण जो है अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दे दिया है कि उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। प्यारे बच्चों जो आपकी वस्तु की दूरी है वो तो आपकी 30 सेंटीमीटर है और क्या दे दिया है, और वस्तु की जो ऊंचाई है, जो वस्तु की ऊंचाई है वो तो 2 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है ना। उसी को लिखा गया और हमसे क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो बनने वाले प्रतिबिंब की आकार तथा प्रकृति की गणना कीजिए, ठीक है ना। प्रतिबिंब की गणना करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और उसकी क्या कह रहे हैं, प्रकृति को भी गणना करना है, आकार को भी गणना करना है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होता है। और हमको F का मान दे ही दिया है तो रख दिया है माइनस में 1/15 और 1/V प्लस में 1/1 माइनस 30 रख दिया, ठीक है ना। यहाँ से हमने 1/15 1/V माइनस में 1/30 माइनस में प्लस से गुणा हुआ था माइनस। प्यारे बच्चों अब यहाँ से हमको V की गणना करना है। V की गणना करना है तो V को कांस्टेंट इधर पर रख देना और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 1/15 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 1/30 माइनस 1/15 हो गया। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर 15 और 30 कैल्शियम लेंगे तो 30 होगा, 15 और 30 कैल्शियम 30 होगा। प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा 1 - 2 इक्वल टू -1/30 हो गया, ठीक है ना। इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब यहाँ से हमने 1/V का मान हो गया -1/30 और V का मान पलट देंगे तो माइनस में 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और प्यारे बच्चों हमको तो V ज्ञात हो गया। प्यारे बच्चों अब इसमें I भी ज्ञात करना है, I भी ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से I/O इक्वल टू माइनस में V/U का सूत्र लगाकर आप यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि I/O का मान हमारे प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर V का मान अभी ज्ञात किया -30 और यहाँ पर हमने V का मान 30, ये प्रकृति बता रहा है, माइनस नहीं लेंगे प्यारे बच्चों,
माइनस नहीं लेना है। ये तो आपकी प्रकृति बता रही है कि यह जो प्रतिबिंब बना है कि इधर बना है, ठीक है ना, उसी को ये दर्शा रहा है। माइनस माइनस प्लस चिन्ह लेना नहीं चाहिए, माइनस प्लस को चिन्ह को नहीं लेते हैं। ये दर्शाता है कि हमारा प्रतिबिंब जो बना है किधर बना है, ठीक है ना। अब यहाँ से माइनस भी बटा में यू, यू माइनस 30। अब प्यारे बच्चों यहाँ से देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, ये इधर हो जाएगा ना, ये उधर 60 में यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ पर माइनस नहीं लेना है, ठीक है ना, तब माइनस होगा, माइनस 2 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों हम अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, ठीक है ना। यहाँ से मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, प्यारे बच्चों जितना बता रहा हूँ इन चैप्टर से यदि आप पढ़ लेते हैं तो ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ से कह रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न ले लिया हूँ इनसे कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होनी चाहिए कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। प्यारे बच्चों दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्यारे बच्चों दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तुएं आसानी से दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। प्यारे बच्चों जब दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो बन रहा है रेटिना के पहले ही बन जा रहा है, ठीक है ना। रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के जब आगे प्रतिबिंब बनता है तब हमको नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तब हमको नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है प्यारे बच्चों। और जब रेटिना के पीछे बनता है तब हमको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तब हमको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो स्पष्ट रूप से हमको प्रतिबिंब दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है। प्यारे बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, तो दूरदृष्टि दोष का मतलब हुआ कि दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही है परंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है। और नजदीक की वस्तुएं कब नहीं दिखाई देती है, जब प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, जब प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, रेटिना के आगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 3 नंबर में कि चंद्रमा से देखने पर आपका आकाश कैसा दिखाई देता है। प्यारे बच्चों चंद्रमा से देखने पर आकाश हमको काला दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न पर कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिक होता है, तो प्यारे बच्चों एक बार समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। किसमें होता है, निर्वात में, यानी इसका राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब अगला प्रश्न बात करते हैं 5 नंबर पर कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। आपके यहाँ से 2 प्रश्न उठ सकते हैं कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है किसमें न्यूनतम होता है और किसमें अधिकतम होता है। तो चलिए हम दोनों पर बात कर लेते हैं। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है वो बैगनी रंग के लिए, कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अधिकतम, और न्यूनतम जो होता है लाल रंग के लिए। प्यारे बच्चों लाल रंग के लिए न्यूनतम और अधिकतम बैगनी रंग के लिए। प्यारे बच्चों अब यहाँ से स्टार्ट होता है अत लघु उत्तरी, जो 2 नंबर में प्रश्न फेंके जाते हैं, जो प्रश्न 2 नंबर में फेंके जाते हैं उन प्रश्नों को मैं लेकर अब बात करने वाले हैं। कह रहे कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ते में कठिनाई होती है। प्यारे बच्चों वो जो बच्चा बैठा है वो अंतिम पंक्ति में बैठा है, यानी वो काफी दूर बैठा है और दूर बैठ गया है तो उसको श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। प्यारे बच्चों तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि से पीड़ित है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों जब बच्चे को श्यामपट्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको बताना है कि वो किस दृष्टि से पीड़ित है, किस दृष्टि से आपको वो पीड़ित है, यानी किस दोष से पीड़ित है। अरे बच्चों आप सब समझ सकते हैं कि जो बच्चा है वो तो सबसे अंतिम में बैठा है, श्यामपट्ट काफी उनसे दूर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, श्यामपट्ट जो है काफी उनसे दूर हो जा रहा है और दूर हो जाने का मतलब उनका दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है
तो अब कौन सा दोष होता है, यानी दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही है, तब वहां पर निकट दृष्टि दोष होता है, यानी इसका राइट आंसर में निकट दृष्टि दोष पक्का आएगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इस दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। प्यारे बच्चों, जब भी निकट दृष्टि दोष हो जाए तब हमको अवतल लेंस के चश्मा पहनना होगा। और निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की दिखाई दे रही है परंतु दूर की नहीं दिखाई दे रही है, और दूर को देखने के लिए हमको अवतल लेंस का चश्मा लगाना होगा, अवतल लेंस का चश्मा लगाना होगा, ताकि वो प्रकाश को फैला दे, फैला दे। ठीक है ना। तो अब हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका सामने स्क्रीन पर मौजूद हो चुका है। अब 4 नंबर वाले प्रश्न पर बात करें प्यारे बच्चों कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के कारण क्या है, निवारण क्या है, इससे लेंस का प्रयोग किया जाता है के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग, किरण आरेख द्वारा समझिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिए कि निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है, कि इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति को होता है, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। मैंने सबसे पहले बताया, यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक और है कारण निवारण। यहाँ पर कारण में लिखे गए कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। प्यारे बच्चों, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोला का व्यास बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर निवारण, इसका अच्छा करने का उपाय क्या है, इसका निवारण क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर है कि इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है कि अनंत पराखी वस्तु से आने वाली किरणें लेंस से निकलने पर नेत्र से दूर एफ से चलते हुई प्रतीत होती है। अब अगला प्रश्न आपका प्यारे बच्चों देख सकते हैं, किसी दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर तक की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी और क्षमता की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, हमको भी दे दिया है, यू दे दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी कि फोकस दूरी में और क्या क्षमता भी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी हमको पता हो जाए तो क्षमता तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। P=1/f मीटर में होना चाहिए फोकस दूरी, ठीक है ना। फोकस दूरी तब पता चल जाए तो उसका उल्टा ही कर देंगे तो आपकी उसकी क्षमता भी पता हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। काफी मैं बता दे रहा हूँ, V का मान दे दिया, U का मान दे दिया, F का मान लगाइए और फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से इसका मान देख सकते हैं 16.6 सेंटीमीटर फोकस दूरी। डायोप्टर यहाँ पर क्षमता निकाल लेंगे तो 1/16.67 होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न पर बात हम करने वाले हैं। अब यहाँ से अब आपका स्टार्ट होता है विद्युत चैप्टर। यहाँ से स्टार्ट होता है कौन सा चैप्टर, तो यहाँ से स्टार्ट होता है विद्युत चैप्टर। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक आम आदमी आप सब समझते होंगे कि एम्पियर होता है। यहाँ है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या 3.4 × 6 10⁻⁶ होती है। प्यारे बच्चों, 3.6 × 10⁻, ये हो जाएगा। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का। कैसा? टंगस्टन का। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिपथ है वह के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, ये आपका परिपथ दे दिया, इसमें तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। यहाँ पर ध्यान दो, ये 1 ओम और 1 ओम किस में जुड़ा है, तो समांतर क्रम में। सबसे पहले 1 ओम और 1 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/1/1 यानी कट करके ना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर समांतर क्रम से R निकालेंगे तो 2/1 यानी कि 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। अभी इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, R1 + R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1/2 का मतलब होता है 0.4, 0.5 और प्लस में 0.5 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न पर बात कर रहे हैं क्षौरों की विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो वाट/सेकेंड होती है। क्या होती है? वाट/सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी पद विद्युत शक्ति को नहीं दर्शा रहा है? प्यारे बच्चों, P क्या होता है, P = VI होता है, P = VI होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर है I²R, V²R, P = VI × R। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर VI हो जाएगा, P = VI। अब अगला प्रश्न पर बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपका रहा। कह रहे कि ओम के नियमानुसार विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है?
तो एक सरल रेखा होता है। प्यारे बच्चों अब अगला प्रश्न है कि आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर कार्य करता है, तो शक्ति बताना है। P बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको V दिया है और धारा का मान दे दिया है यानी I दे दिया है, तो शक्ति P बराबर V डॉट I होता है, VI होता है। दोनों में 2 से गुणा कर देंगे 75 हो जाएगा, 75 मेगावाट हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर। अब यहाँ से हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इतना वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम, सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान आपको कितना होना चाहिए। धारा प्यारे बच्चों आप सब समझते होंगे V इजकल टू I इंटू R होता है। अब धारा इजकल टू क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा, धारा इजकल टू V बटा R। अब यहाँ से आप V रख लीजिए, V दिया है और R भी दिया है, बात में कोई मंतर नंतर जंतर नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी क्या दे दिया है प्यारे बच्चों 1.5 और यहाँ से प्यारे बच्चों प्रतिरोध 3 दे दिया है, जो कि कितने बार में कट जाएगा, 30 हो जाएगा, हटाइए 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा जी प्यारे बच्चों, 0.5 एम्पियर। प्यारे बच्चों ये वीडियो आपकी रही, आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।